मित्रों नमस्कार। मैं प्रोफेसर ब्रजकिशोर शर्मा। आज मेरे वीडियो का टॉपिक है बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन भाग 2। इसके पहले एक भाग मैं वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो को हम शुरू करें बातचीत उसके पहले पुनः आप सबसे यह कहूँगा कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते समय जो बेल आइकॉन आता है, घंटी का जो निशान आता है, उसको अवश्य दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा उसकी सूचना आपको अपने आप मिलेगी। बीकानेर, जैसा मैंने बताया कि बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन राजस्थान के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही विलंब से पैदा हुए। उसका कारण जो मैंने बताया था कि यहाँ के जो शासक गंगा सिंह थे, उन्होंने अपने राज्य में किसी प्रकार के जन आंदोलन को पनपने ही नहीं दिया और उसके लिए ज़्यादातर तो दमनात्मक उपायों का ही सहारा लिया, किंतु अगर ज़रूरत पड़ी तो समझौते का सहारा भी लिया। तो जो मैं फर्स्ट पार्ट में इसकी बैकग्राउंड बता चुका हूँ और गंगा सिंह के ऊपर भी विस्तार से बात कर चुका हूँ। अब जो दूसरा भाग है, इसमें क्या है कि जो मैंने कवर किया है, एक तो 1939 और 40 के बीच में अनेक किसान आंदोलन जो कि सस्टेन्ड पीजेंट मूवमेंट नहीं थे, वो टिकाऊ किसान आंदोलन नहीं थे, बल्कि वे क्षणिक थे या 1 वर्ष या 2 वर्ष तक ही वे टिक सके और उनको कोई जो ऐसे वांछित सफलता भी नहीं मिली और वे या तो दमन का शिकार हो गए या वे अपना मोमेंटम खो गए। तो ऐसे जो किसान आंदोलन 1939-40 के बीच हुए, उसका कारण ये था कि 1939-40 के बीच में बीकानेर में अकालों का प्रकोप बहुत ज़्यादा था और अकालों के प्रकोप के कारण किसान काफ़ी कठिनाई महसूस कर रहे थे और जागीरदार थे, वे राहत कार्य आरंभ करने में या तो असमर्थ थे, उनके पास संसाधन नहीं थे या उनकी इच्छा नहीं थी। इतना ही नहीं बल्कि अकाल राहत कार्य तो दूर की बात, किसानों से ज़बरदस्ती राजस्व और लागवाग की वसूली भी जारी रही। तो इसका परिणाम था कि 1939-40 के बीच में छोटे छोटे आंदोलन जागीर ठिकानों में हुए, जिसमें सबसे प्रमुख जो मार्च 1939 में हुआ वो कुम्भाणा ठिकाने का था। कुम्भाणा के जो जागीरदार थे ठाकुर दौलत सिंह, उन्होंने अकाल पीड़ित किसान से भी राजस्व जब वसूल करना शुरू किया तो किसानों ने विनती की कि वे उन्हें माफ़ कर दें क्योंकि अब ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन इसके बाद भी उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो यहाँ के कुम्भाणा के किसान इकट्ठे होकर के बीकानेर पहुँचे और वहाँ के अधिकारियों को इस बाबत शिकायत की कि हमारी क्षमता राजस्व भुगतान की नहीं है क्योंकि निरंतर अकाल पड़ने के कारण, जबकि जागीरदार न केवल वो राजस्व वसूल कर रहा है बल्कि उसके साथ साथ चराई तथा गढ़ की चुनाई, डेरा खर्च, न्योता, धुआं इत्यादि लागवाग भी वसूल कर रहा है। तो ये जो कुम्भाने के ठिकाने का मामला था, ये साधारण मामला नहीं था। तो जब उनकी बात नहीं सुनी गई और उनके ऊपर ये तमाम टैक्सेस थोप दिए गए तो किसान जो हैं उन्होंने 14 मार्च 1939 को निर्णय लिया वे राजस्व अदा नहीं करेंगे। तो ये जो कुम्भाणा का आंदोलन है, ये सही अर्थों में एक करबंदी आंदोलन था और करबंदी आंदोलन जो है एक नेक्स्ट स्टेप होता है आंदोलन का, क्योंकि प्राथमिक तौर पर अनुनय विनय या प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ही लोग अपनी समस्याओं को या पीड़ाओं को व्यक्त करते हैं, किंतु जब सुनवाई नहीं होती है तो दूसरा कदम यह है। तो ये जो करबंदी है एक ऐसा हथियार हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में दिखाई देता है जो न केवल किसानों बल्कि अन्य जो भी दूसरे जन आंदोलन हुए उन जन आंदोलन में एक प्रभावी कदम के रूप में ये हमारे सामने आता है। तो ये जो कुम्भाणा का आंदोलन है, ये आंदोलन जब बढ़ने लगा तो अंत में राज्य के हस्तक्षेप के द्वारा इसे शांत करवाया गया। राज्य ने फौरी तौर पर किसानों को कुछ राहतें दी और वो कोई अंतिम जो बेसिक रेवेन्यू स्ट्रक्चर था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, बल्कि उस साल के लिए
इन राजस्व की जो वसूली है उस वसूली को रोक करके बीच का रास्ता निकाला। लेकिन इससे प्रभावित होकर के कुंभलगढ़ के बाद दूसरा जसाना ठिकाने में भी इसी तरह की वारदात सामने आई, किंतु वहाँ के किसानों को कोई खास कुछ प्राप्ति हुई नहीं और उस आंदोलन को दबा दिया गया। इसके बाद कुदुम और रावतसर ठिकानों में भी आंदोलन हुए, जहाँ जागीरदार के विरुद्ध किसानों ने अपने जो शिकायतें हैं वे राज्य के पास पहुंचाई। 1940 में ही पूगल और काकू ठिकानों में भी आंदोलन हुए। इन सब आंदोलनों का संवेद परिणाम ये था, मतलब जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो यही था कि 4 अक्टूबर 1940 को बीकानेर सरकार ने 29 लाख बागों को सभी जागीरों में और खालसा क्षेत्रों में प्रतिबंधित कर दिया गया ताकि किसानों में असंतोष उत्पन्न ना हो। तो इस प्रकार से 1939-40 के आंदोलन ये लाख बागों को समाप्त करने से शांत हो गए। इसके बाद लंबे समय तक तो क्या कहें, कुछ समय तक शांति रही, लेकिन फरवरी 1943 में महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु हो गई। गंगा सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र शार्दुल सिंह बीकानेर के महाराजा बने और उनके महाराजा बनने के कुछ समय पश्चात ही एक बड़ा शक्तिशाली आंदोलन, जिसको बहुत ही पावरफुल किसान आंदोलन मानते हैं बीकानेर के नाम से, वही आंदोलन सबसे अधिक जाना जाता है, वो है दुधवा खारा का आंदोलन। दुधवा खारा ये अभी चूरू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो दुधवा खारा जो है, यहाँ के किसानों ने 1944 में अपना एक आंदोलन शुरू किया। उसमें ये हुआ कि जो दुधवा खारा था ये एक जागीर विलेज था और यहाँ के जो ठाकुर थे सूरजमल सिंह, वो किसानों को जो है अगर राजस्व वसूल ना करें तो उनको बेदखल कर देते थे। तो इस बेदखली का जो मुद्दा है और उनके जो संपत्ति पर अधिकार या भूमि संबंधी अधिकार वह कोई नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में ये जो है यहाँ दुधवा खारा में किसान आंदोलन पैदा हुआ और जो दुधवा खारा के किसान हैं उन्होंने ये देखा कि जिस समय उनके ये चल रहा था आंदोलन, तो पास ही जगह भादरा में महाराजा का कैंप था। तो महाराजा शार्दुल सिंह स्वयं उस कैंप में उपस्थित थे। तो किसानों ने उस मौके का लाभ उठाते हुए अपनी जो पीड़ाएं हैं वो सीधे महाराजा के समक्ष प्रस्तुत कर दी। इससे महाराजा ने कोई कार्रवाई तो नहीं की, किंतु जागीरदार इससे तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने और ज़्यादा कठोर व्यवहार किसानों के साथ करना शुरू कर दिया। लेकिन जब किसानों को ये लगा कि यदि हमने आगे इस पर कुछ कार्रवाई नहीं की तो इनका जो व्यवहार है ये और कठोर हो सकता है। तो 2 जून 1945 को एक नेता का नाम आता है हनुमान सिंह, जो स्थानीय दुधवा खारा के निवासी थे। उन हनुमान सिंह के नेतृत्व में किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल जून 1945 में ये माउंट आबू पहुंचता है। माउंट आबू उस समय राजपूताना की तो एक तरह से अंग्रेजों की राजधानी थी ही, और वहाँ सभी जो राजघराने इनके भी अपने हाउसेज थे। तो समर में, क्योंकि समर कैपिटल था एक तरह से माउंट आबू, तो समर में ये लोग वहाँ आराम करते थे। तो वहाँ पे ये मिले, लेकिन महाराजा की ओर से ये तो आश्वासन मिला कि हम मतलब कार्रवाई इस पर विचार करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई आदेश हुए। तो जो ही हनुमान सिंह माउंट आबू से लौटे तो लौटते उनको बंदी बना लिया गया। ये माना गया कि यदि इसकी की बात मांगों को माना गया तो निश्चित तौर पर ये और आंदोलन फैल सकते हैं। तो उसको दबाने के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके गिरफ्तारी का परिणाम ये हुआ कि जहाँ के वो रहने वाले थे दुधवा खारा और राजगढ़, यहाँ के किसान सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर के बीकानेर में इसकी गिरफ्तारी के विरुद्ध रैलियां निकालने लगे। और इन किसानों को बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, जो अभी हाल ही लगभग स्थापित हुआ था, उस संगठन का सीधा सहयोग मिल रहा था और पंडित मघाराम वैद्य इनके समर्थक हो गए। तो वे इन आंदोलनकारियों को समर्थन दे रहे थे। तो आंदोलनकारी जो हैं बीकानेर में इस बात पर अड़े हुए थे जब तक हनुमान सिंह को रिहा नहीं किया जाता तब तक वे लौटकर अपने गांव नहीं जाएंगे। और जो वहाँ रुकने की जो व्यवस्था है, ऐसा उल्लेख मिलता है कि यूँ तो किसान अपने साथ प्रोविजंस लेके आए थे, लेकिन प्रजा परिषद का अच्छा खासा समर्थन था जो उन किसानों की दैनिक
आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे थे या उनकी जो ज़रूरतें थी उनको दे रहे थे। तो वो चाहता था राज्य की ये समर्थन भी ना मिले तो ये किसान यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन जब किसानों को लगभग 15 दिन होने को हुए तो 14 जुलाई 1945 को किसानों को कुछ तो डरा धमका कर या कभी उनको समझाइश करके और कुछ लालच दे करके जैसे तैसे करके गाँवों में भेज दिया और इन्होंने सोचा कि अब ये आंदोलन शांत हो जाएगा और हनुमान सिंह पर राजद्रोह का मुकदमा कायम किया गया। 50 दिन तक मुकदमे की कार्रवाई हुई। उस मुकदमे में हनुमान सिंह ने कोई सहयोग नहीं किया और ये एक पक्षीय कार्रवाई चलती रही। उसने कहा मैं कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने कोई आपराधिक गतिविधि नहीं की है। और जब उनके खिलाफ इसकी ट्रायल शुरू हुई तो उन्होंने वो 50 दिन तक ये हनुमान सिंह अनशन पर रहे और उस अनशन का परिणाम ये हुआ कि वैसे तो इनको इस जो ट्रायल हुआ इस ट्रायल में 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई थी, किंतु उनके गिरते हुए स्वास्थ्य को देखते हुए राज्य ने मजबूर होकर के उन्हें पूरी तरह से मुक्त कर दिया। तो इस तरह से ये प्रकरण जो है हनुमान सिंह वाला ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है। इसके बारे में ये भी बताते हैं कि उसकी हनुमान सिंह को ये ऑफ़र भी किया महाराजा ने कि यदि वो कहीं बसना चाहे तो उसको 100 मुरब्बा ज़मीन भी दे देंगे। और तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो अपने लोगों के बीच में रहकर ही ज़्यादा सुख में रहूँगा। तो इस तरह से ये जो पहले मुकदमा था इससे जब मुक्त हो गए, लेकिन किसानों की जो समस्या थी उसके ऊपर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मार्च 1940 में हनुमान सिंह ने फिर आंदोलन छेड़ा और हनुमान सिंह के साथ साथ नरसाराम और उनके किसानों के नेता थे, उनको भारत सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत बंदी बना लिया गया। तो पुनः ये दूधवा खारा का आंदोलन खड़ा हो गया और जो पहले समझौता हुआ वो लगभग ख़त्म हो गया। तो दोबारा जब आंदोलन शुरू हुआ हनुमान सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। हनुमान सिंह को गिरफ्तारी वारंट निकाले गए। जब वो गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गए तो पीछे से उनकी संपत्ति को नीलाम कर दिया गया, जो भी उनके पोजीशन में घर खेत जो भी था। और अंत में 7 अप्रैल 1947 को हनुमान सिंह को बंदी बना लिया गया। हनुमान सिंह ने जो बंदी बने तो उन्होंने 65 दिन की एक लंबी हड़ताल की, भूख हड़ताल की, किंतु उससे भी उनको कोई राहत नहीं मिली। अंततः जब राज्य में जनवरी 1948 में लोकप्रिय सरकार बनी जिसमें प्रजा परिषद के लोगों को सम्मिलित किया गया, तब जाकर के इस हनुमान सिंह को जेल से मुक्ति मिली। तो ये दूधवा खारा का आंदोलन है, ये दूधवा खारा का आंदोलन 1944 से आरंभ होकर के 1948 तक रहा। इस आंदोलन की सफलताएं सीधे तौर पर तो कुछ नहीं थी, किंतु इसने किसानों में भारी जागृति पैदा की और जागीरदारी व्यवस्था के विरुद्ध एक वातावरण बनने लगा था, क्योंकि पहले तक सोच नहीं सकते थे कि कभी जागीरदारी प्रथा समाप्त भी होगी। किंतु जब जगह जगह हर राज्य में, क्योंकि मैं जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि जोधपुर और जयपुर स्टेट में भी किसान आंदोलन चल रहे थे और उसके पड़ोस में बीकानेर पड़ रहा है। सीधा इम्पैक्ट तो नहीं था, लेकिन किसानों को शेखावाटी और मारवाड़ के किसान आंदोलनों से बीकानेर के किसानों को भी प्रेरणा मिल रही थी और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे थे, उसके लिए वो संघर्ष कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में ये हुआ कि एक राजनीतिक चेतना बढ़ी और इधर जो लोक प्रसिद्ध प्रजा प्रसिद्ध है उस प्रजा प्रसिद्ध की भी लोकप्रियता बढ़ी, उसका सामाजिक आधार का विस्तार हुआ और किसान उसमें शामिल होने लगे। तो इस तरह से देखें कि बीकानेर राज्य में इस दूधवा खारा के अलावा जो किसानों का आंदोलन है वो प्रजा प्रसिद्ध के नेतृत्व में है। और घटनाक्रम इस तरह चलता है कि 1946 में कुंभाराम आर्य, जो कि राजस्थान की राजनीति का एक बड़ा नाम रहा है, कुंभाराम आर्य बीकानेर स्टेट के पुलिस में नौकरी करते थे। तो पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे करके उन्होंने अपने किसानों के बीच काम करने का निर्णय लिया और प्रजा परिषद के सदस्य हो गए। तो कुंभाराम के प्रजा परिषद का सदस्य होते ही जाट समुदाय, जो कि बीकानेर स्टेट में एक प्रभावशाली समुदाय था, उसकी एंट्री प्रजा परिषद में मास लेवल पर हुई, जिससे कि प्रजा परिषद का कार्यक्रम वो काफ़ी विस्तार हुआ। और 7 अप्रैल 1946 को कुंभाराम के अध्यक्षता में प्रजा परिषद की एक बैठक ललाना नामक गांव में हुई। इस ललाना गांव में जो प्रजा परिषद का जब आयोजन हुआ
तो उसमें सबसे ज़्यादा जागीरदारी प्रथा की आलोचना की गई, इसको समाप्त करने की बात की गई और साथ ही साथ किसानों के शोषण, दमन और उत्पीड़न के खिलाफ एक वातावरण तैयार करने की कोशिश की और उसी मीटिंग जो हुई है ये, उससे इनके खिलाफ शांति भंग करने का के आरोप में वारंट जारी हो गया और 1 मई 1946 को कुंभाराम आर्य को गिरफ्तार कर लिया गया। कुंभाराम आर्य की गिरफ्तारी के साथ ही सभी जागीरों में किसानों के आंदोलन बहुत तीव्र गति से फैल गए और वे अपने भूमि अधिकारों और राजस्व में कमी और लागबागों की समाप्ति के लिए आंदोलन चलाने लगे और उनकी मांग तो असल में थी कि वो कुंभाराम आर्य को रिहा किया जाए। वहीं पास में ही राजगढ़ कस्बे में लगातार, जो ललाना गांव के पास ही है, राजगढ़ जो कस्बा है, वहाँ पर जुलूस निकलते रहे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब ये आंदोलन और बढ़ने लगा, क्योंकि पुनः उसी ललाना में 2 जून 1946 को प्रजा परिषद ने एक बड़ी सभा की, तो लगा कि आंदोलन बढ़ेगा, तो इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया। 5 सदस्यीय कमेटी थी जिसमें बीकानेर हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में 4 सदस्य और 2 किसानों के प्रतिनिधि और 2 जागीरदारों के प्रतिनिधि। इस कमेटी के जो निर्णय हुए उससे बहुत कुछ हासिल तो नहीं हुआ, किंतु एक तो ये हुआ कि किसानों को जागीरदार के समक्ष दर्जा मिला कि किसानों के प्रतिनिधि भी जागीरदार के प्रतिनिधियों के साथ बैठे। दूसरा ये हुआ कि इसके बाद 1 जुलाई 1946 को कुंभाराम को जेल से रिहा कर दिया गया। सोचा गया कि इससे आंदोलन शांत हो जाएगा। तो ये घटनाक्रम होता है प्रारंभ में, लेकिन प्रजा परिषद जो एक टिकाऊ आंदोलन चलाने की तैयारी में थी और वे उनका जो लक्ष्य था वो था बीकानेर राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करना, जिसमें कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो वाइटल डिसीजंस हैं वो लेने के लिए वे अधिकृत हो सकें। तो इसकी जो घटनाक्रम चलता है, ये जो घटना हुआ इसका ललाना गांव का और राजगढ़ का, उसके बाद प्रजा परिषद ने के नेतृत्व में एक आंदोलन राय सिंह नगर में शुरू हुआ। राय सिंह नगर जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, पहले ये गंगानगर श्रीगंगानगर में था, श्रीगंगानगर में, हाँ, राय सिंह नगर। तो यहाँ जो प्रजा परिषद का एक सम्मेलन हुआ, किसानों को खासतौर पर वहाँ पे बुलाया गया। तो जो जुलूस जब चल रहा था, उस जुलूस पर राज्य की पुलिस ने गोलियां बरसाईं और उस गोलीकांड में बीरबल सिंह एक किसान कार्यकर्ता थे, वे स्वयं भी किसान थे, उन बीरबल सिंह की मृत्यु हो गई। तो उस जो बीरबल सिंह हैं, इनके शहीद हो जाने से मामला और ज़्यादा भड़क गया और 6 जुलाई 1946 को संपूर्ण बीकानेर राज्य में प्रजा परिषद ने किसान दिवस मनाया। तो इससे किसानों की एकता और किसानों का जो प्रजा परिषद के साथ तालमेल है और गहरा होता चला गया। जब ये किसान दिवस मनाया गया, पूरे राज्य में जगह जगह इस राय सिंह नगर गोलीकांड की कटु आलोचना की गई और जो है जागीरदारी व्यवस्था ही नहीं बल्कि राजतंत्र के समाप्त करने की मांग पुरजोर रूप से लोगों ने रखी। तो इससे जो जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा था, जैसे हम बात कर रहे हैं राय सिंह नगर की, तो जो गंगानगर, राय सिंह नगर, ये चूरू, राजगढ़ से इलाकों में जो आंदोलन बढ़ रहे थे, इनमें ज़्यादा आंदोलन थे। तो ऐसी स्थिति में राज्य की ओर से एक चाल चली गई और प्रजा परिषद के किसान आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए राज्य के सहयोग से एक चौधरी ख्याली राम नामक व्यक्ति का नाम आता है, जो ख्याली सिंह या ख्याली राम, उनके सहयोग से बीकानेर जाट सभा की स्थापना हुई ताकि जाटों को प्रजा परिषद में जाने से रोका जा सके। और ये बात एक्सपोज किस तरह हुई कि कुछ ही समय बाद ख्याली सिंह को जो राज्य द्वारा नॉमिनेटेड एक सरकार होती थी उसमें इनको मंत्री बना दिया गया। तब ये चीज़ एक्सपोज हुई कि किस तरह से इस संगठन का जाट सभा बीकानेर का उपयोग किसान आंदोलन को और प्रजा परिषद के आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए किया है। इसके बाद प्रजा परिषद के आंदोलन के ही नेतृत्व में 9 अगस्त 1946 को गंगानगर में प्रजा परिषद का बड़ा सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में के उद्घाटन सत्र में शहीद बीरबल सिंह की पत्नी ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और उस सभा में राजस्थान के बड़े नेता जो अन्य राज्यों से संबंध रखते थे, इसमें खासतौर पर हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट
और स्थानीय जो थे रघुवर दयाल, ये लोग इसमें शामिल हुए और इनको जवाहरलाल नेहरू ने जो इस समय अखिल भारतीय जो ये प्रजा परिषद थी उसके अध्यक्ष थे, उसने इन लोगों को जो है जांच के लिए भेजा था गोलीकांड का। तो इन्होंने उस मीटिंग में भी भाग लिया। तो इस तरह से ये जो किसान आंदोलन है ये कोई लोकल अफेयर ना रह करके एक नेशनल मुद्दा बन गया। इसके ये जो घटनाक्रम है प्रजा परिषद के, इनसे किसानों का जो आंदोलन है, उनके कॉज जो हैं और उनके जो इश्यूज हैं वे ज़्यादा स्पष्ट हुए। इसके बाद 3 सितंबर 1940 को गोगा मेडी, प्रसिद्ध जगह है, नाम सुने होंगे। तो गोगा मेडी जो है वहाँ पर स्वामी कर्मानंद की अध्यक्षता में एक प्रजा परिषद की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में पहली बार प्रजा परिषद के मंच से जागीरदारी प्रथा की समाप्ति की मांग की गई और इससे कम नहीं, और साथ ही साथ उत्तरदायी शासन की स्थापना। तो इस तरह से ये प्रजा परिषद के नेतृत्व में आंदोलन का एक फेज जो रायसिंह नगर, गंगानगर और इसके पहले ये जो राजगढ़ और इन सभी जगहों पर हुआ, ये एक फेज था जिसने जो जनता का कॉज है उसको आगे बढ़ाया। और बीकानेर किसान आंदोलन के कड़ी में जो सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण घटना है वो कांगड़ कांड है। कांगड़ रतनगढ़ तहसील का एक जागीर गांव था। 1946 की में क्या ये घटनाक्रम है, खरीफ की फसल नष्ट हो जाने से अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो किसानों ने जागीरदार से राजस्व वसूली को रोकने का निवेदन किया, किंतु उनकी बात नहीं मानी गई। तो 35-40 लोगों का एक समूह बीकानेर पहुंचा, जहां उन्होंने वकील के माध्यम से अपनी याचिका महाराज के समक्ष प्रस्तुत की और वो तो चले गए बीकानेर। और पीछे से ये हुआ कि जागीरदार को जब ये पता चला कि यहाँ से 35-40 लोग एक डेलीगेशन लेके उसके खिलाफ बीकानेर महाराजा के पास गए हैं, तो उन्होंने 29 अक्टूबर 1946 को जो अन्य उनके परिवारों के लोग थे, जिसमें पुरुष भी थे लेकिन ज़्यादा संख्या स्त्री और बच्चों की थी, उनको जो है जागीरदार ने को अपने किले, अपने गढ़ में बंद कर लिया। और जागीरदार के जो आदमी थे, जो उनके मतलब जो एक तरह से कहिए कि एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, उन्होंने महिलाओं के साथ जो है दुर्व्यवहार तक किया। तो जब ये बात ज़्यादा प्रचारित हुई, इसकी शिकायत प्रजा परिषद के पास कुछ किसानों ने की। तो प्रजा परिषद का एक समूह जांच के लिए कांगड़ गया और कांगड़ में जाने वाले जो नेता थे उनमें स्वामी सच्चिदानंद, केदारनाथ शर्मा, हंसराज आर्य, दीपचंद चौधरी मौजीराम, गंगादत्त रंगा और एवं रूपराम, ये सदस्य। रूपराम तो वहीं लोकल थे रतनगढ़ के, बाकी ये लोग बीकानेर से गए। तो ये जो हैं जब पहुँचे कांगड़ में, तो वहाँ जब ये घूम रहे थे तो पहले तो उन्होंने देखा कि कहीं घर तो खाली पड़े हैं, कोई यहाँ है नहीं। तो पता चला कि इन सब लोगों को गढ़ में बंद कर दिया गया है। तो कुछ जो जागीरदार के लोगों ने ये जो आए बीकानेर से, इनको कह करके भाई वहाँ चलो आप, तो इनको वो ले गए गढ़ में। और गढ़ में ले जा करके ये जो बड़े नेता हुए हैं बाद में, इन सब की पिटाई की गई। इनके साथ इनको जो है बेइज्जत किया गया हर तरह से, इनके कपड़े फाड़ दिए गए, इनके चोटें आईं और इनको लगभग 24 घंटे 18 या 24 घंटे गढ़ में कैदी के रूप में रखा गया। तो इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जब ये लोग लौट करके बीकानेर पहुँचे तो प्रजा परिषद ने एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है इसके लिए शुरू किया। पहले तो एक जांच समिति कांगड़ पहुंची, उसने ठिकाने के लोग, ये जो बीकानेर कांड के विरुद्ध प्रजा परिषद ने जागीरदारी व्यवस्था की समाप्ति की मांग की। इससे कम पर कोई समझौते की बात ही नहीं थी। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो कांगड़ कांड था वो एक बड़ी भीभत्स घटना थी, जिसमें न केवल किसानों को बल्कि उनके समर्थक नेताओं को भी बेइज्जत किया गया और उनको टॉर्चर किया गया। लेकिन उस सब से किसानों में और प्रजा परिषद में खासतौर पर यह साहस आया कि उन्होंने जागीरदारी प्रथा की पूर्ण समाप्ति के लिए संघर्ष की घोषणा की कि जब तक ये जागीरदारी व्यवस्था नहीं खत्म होगी हम संघर्ष हमारा जारी रहेगा। तो इस तरह से 1938 जो कि 37-38 में
महाजन ठिकाने के से शुरू होता है किसान आंदोलन का अध्याय, और वो बांगड़ ये जो कांगड़ में जो है यहाँ कर ख़त्म होता है। तो 1938 से और 48 तक, क्यों 48 में ही बीकानेर में जनप्रतिनिधियों की, चुने हुए जनप्रतिनिधियों की रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनती है। तो इन 10 वर्षों में किसान संघर्ष ने आज़ादी की लड़ाई को मजबूत किया, और ये जो किसान आंदोलन है ये प्रजातांत्रिक क्रांति के वाहक बने। नमस्कार।